जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे होंगे कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब कि स्वतः संज्ञान। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या है? तो इट रेफर्स टू द पावर ऑफ ए कोर्ट, particularly सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन इंडिया, इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन का यहाँ पे जो मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि यह स्वतः संज्ञान यहाँ पे ले रहा है और विदाउट ए फॉर्मल कंप्लेंट और पिटीशन, मतलब कि कोई यहाँ पे औपचारिक तौर पे कोई शिकायत अथवा याचिका ये जो है किसी एग्रीड पार्टी के द्वारा, ये जो है इसके बगैर भी, बिना ये, जैसे कि आप लोग को मालूम भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। मतलब कि आप जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक न्यायिक आपके साथ कोई विवाद है, कोई जुडिशियल डिस्प्यूट है और आप किसी जो है एक जिला स्तर के न्यायालय पे आप जा रहे हैं, आप उस निर्णय से सहमत नहीं है, उस निर्णय को आप चुनौती देते हैं उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, उसके बाद से आप जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया हुई, एक क्या हुई, विधि की एक प्रक्रिया हुई, एक प्रोसीजर हुआ। यहाँ जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ये जो बताया जा रहा है कि आप बिना याचिका करता जो है कोई औपचारिक याचिका या शिकायत किए बगैर अगर सुप्रीम कोर्ट को या इवन हाई कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है कि कोई जो है लीगल इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस जो है वो इसी तरह से अपना फंक्शन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिफाइंड फंक्शन है, तो ये स्वतः संज्ञान ले सकता है। और जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान ने ही उसको शक्ति दी है कि उसके द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है, न्यायिक निर्णय, तो वो बाध्यकारी होता है। इट इज मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी टू all the high courts, all the courts, and even the law of the land, constitution, the sole interpreter is the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो इसी कनेक्शन में ये एक मैकेनिज्म है सुओ मोटो, जिसके तहत जो या स्वतः संज्ञान इसको हम लोग कहते हैं। आइए, इसका जो है संवैधानिक आधार क्या है, दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ दैट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिराइव्ड कहां से करता है? तो ये जो अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट डिराइव करता है वो आर्टिकल 32 से करता है। एंड व्हाट इज आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 इट इज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, मतलब ये संवैधानिक उपचारों का एक अधिकार है और यह नागरिकों को या जो व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट का मतलब है यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, अवमानना हो रहा है, तो वो सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वो अप्रोच कर सकता है। और यही आर्टिकल 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वो इशू करेगा क्या, रिट। रिट का तात्पर्य हो गया रिटेन ऑर्डर, कोई लिखित जो है ऑर्डर कर सकता है, इशू कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है, जिसमें 5 तरह के उसमें रिट होते हैं, जैसे हैबेस कॉर्पस हो गया, आपका मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरी और को वारंटो, जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है। और हाई कोर्ट का जो अधिकार हो गया वो थोड़ा सा वाइडर होता है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए ही नहीं, अदर केसेस में भी हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, उसको ये रिट को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 142 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को ये अलाउ करता है कि वो किसी भी तरह का ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है, अगर कोई भी डिक्री या फिर इन्फोर्समेंट अगर उसको ऑर्डर करना है, अगर जस्टिस को वो पूर्ण करने के लिए। तो ये संवैधानिक आधार हो गया सुओ मोटो कॉग्निजेंस का। और जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा कि जो आपके गवर्नमेंट के जो ऑर्गन होते हैं उसमें आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, मतलब लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। तो इट इज द जुडिशरी विच रोल्स इज टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। वो ये चेक करता है कि संवैधानिक वैधता को, कि आपने जो भी लेजिस्लेटिव एक्शन किया, लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ फ्रेम किया, एग्जीक्यूटिव ने अगर उस लॉ को इंप्लीमेंट किया, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संगत है कि नहीं, वेदर इट इज ए कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। सो इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज द जुडिशरी विच चेक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इसी कनेक्शन में हम ये देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन जो है किन एरियाज में हो सकता है। तो जैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, अगर मानव अधिकार का मान लीजिए कि उल्लंघन हो रहा है, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन केसेस इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन।
विशेष तौर पे ऐसे केसेस जो मान लीजिए कि कोई वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी है, उन लोगों से जो कंसर्न है, पर्यावरण से जो है कोई जो इश्यूज हैं इससे संबंधित, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको अगर कोई भी लोकहित का कोई या जनहित की कोई भी याचिका हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है ये ले सकता है स्वतः संज्ञान। पर्यावरण से संबंधित जैसा कि आप लोग को ये विदित भी होगा कि जो राइट टू लाइफ है, जो हमारे जीवन का जो एक अधिकार जिसको कहते हैं ना आर्टिकल 21, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसमें अगर प्रदूषित वातावरण में आप रह रहे हैं, तो प्रदूषित वातावरण में अगर आप रह रहे हैं और आपको जो है सामान्य तौर पे जो है अपना जीवन यापन करने में भी तकलीफ हो रही है, तो इस तरह के कोई संज्ञान, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई केमिकल फैक्ट्री आ गई और हॉस्पिटल के पास में है, या और भी बहुत सारे जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं, तो इस पे भी वो स्वतः संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो। अभी जो रिसेंट जो ये केस है, ये कोलकाता केस क्या है, इसमें ये देखा जाए कि एक क्या है कि एक तरह का ये एक हॉरिफिक जो है एक रेप केस रिपोर्टेड इन कोलकाता, और ये क्या हुआ कि मीडिया के द्वारा या पब्लिक जो है आउटक्राई, इसमें एक बहुत ज्यादा जो है एक दबाव इसमें बना और एक सोसाइटल इसका एक इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें कि अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज के परिवेश में सोशल मीडिया या और भी सूचना क्रांति के इस दौर में तो एक दबाव बना और ऐसा लगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है एक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, और आईएमए जैसे कि एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसका भी एक दबाव पड़ा, क्योंकि ये एक प्रशिक्षु जो है एक डॉक्टर के साथ इस तरह की जो है एक ये घटना घटी, और द सुप्रीम कोर्ट माइट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ सच इंसिडेंट स्पेशली इफ देयर इज ए परसिव्ड फेलियर ऑफ लोकल अथॉरिटीज। मतलब जो स्थानीय निकाय हैं उनका क्या हुआ कि एक विफलता जो है इसको ये दिखाया गया, तो इस तरह से उसने ये लिया। कुछ और केसेस हैं अब तक के, अगर सुओ मोटो केसेस अगर आप देखें तो तकरीबन 50 के करीब, अगर हम केवल अगर 1990 के बाद की अगर हम घटना करें तो बहुत सारे केसेस, जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड जो 19 पेंडेमिक था, इस दरमियान भी अगर आप देखेंगे इस अंतराल में भी, इस कालावधि में भी जो सुओ मोटो केसेस जो है ये बहुत ज्यादा ये लिए गए। सुओ मोटो तो जो अब आप देखेंगे जो जुडिशरी का, तो ये नॉट ओनली इट केप्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस but also judiciary has evolved as an institution of governance। एक शासन सत्ता के रूप में भी एक जो एक शासन प्रणाली जो हमने स्थापित की है, उसमें न्यायपालिका ने अपने को स्थापित किया कि वो एक गवर्नेंस का बहुत ही सार्थक और एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पे आया। ये केवल अपने संविधानिक जो है एक जो उसका कमिटमेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी कमिटमेंट था, इसको तो पूरा किया ही है कोर्ट ने, लेकिन और भी बहुत सारे, जैसे कि कुछ केसेस हैं, जैसे विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, काफी ये फेमस जो है, जिसमें गाइडलाइंस दिया गया था जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसमें कोविड-19 जैसा कि हमने उल्लेख किया, सबसे ज्यादा 2020 में 10 के करीब जो है सुओ मोटो केस जो है इसमें इशू किए गए। ऐसे ही एक्सपीडियस ट्रायल जो है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल सप्लाईज जो है, इसमें पुलिस एट्रोसिटीज एक्ट जो है, ये एट्रोसिटीज इन यूपी 2019। तो ऐसे सीरीज ऑफ जुडिशियल जो है ये केसेज ऑफ प्रोनाउंसमेंट है, जिसमें ऑन इट्स ओन मतलब कि न्यायालय ने स्वतः संज्ञान जो है ये लिया। चलिए, लेकिन ये सुओ मोटो जो है ऐसा नहीं है कि इसका क्रिटिसिज्म नहीं है या इसमें आलोचना। तब इसमें आलोचक क्या कहते हैं कि जैसे इसको ऐसे समझिए कि अब हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है, जो हमारी राज व्यवस्था, इसमें 3 तरह के ये ऑर्गन हो गए। तो अब जैसे न्यायपालिका, इसका कार्य क्या है कि जो संविधान की विवेचना करना या ये तय करना कि जो लेजिस्लेचर, जो विधायिका ने जो विधि का निर्माण किया है वो संविधान परक है कि नहीं, संविधान से संगत है कि नहीं, मतलब कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, है ना। तो अब इसमें है कि ये जुडिशियल ओवररीच एक्टिविज्म तक ये सही है, मतलब कि न्यायालय एक सक्रिय अगर है, न्यायालय की सक्रियता ठीक है, लेकिन न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से इंक्रोच करके अगर लेजिस्लेटिव एक्शन को, मतलब कि जो विधायी प्रक्रिया है या फिर कार्यकारी जो आपकी जो प्रतिक्रिया का, ये कार्यपालिका की जो प्रक्रिया है, उसमें अगर उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन डोमेन में, तो इसको जो है ये आलोचना की दृष्टि से भी ये देखा जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि नीतिगत मामले में, तो नीतिगत मामला या फिर कोई भी पॉलिसी मेकिंग रोल जो है, ये इनका जो है अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कि इसमें एक लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस भी है,
ये गाइडलाइंस नहीं दिया गया है कि सुओ मोटो किन किन मामलों में ऐसा लिया गया। हाँ, एरिया ऑफ एप्लीकेशन इसका है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पर्यावरण से संबंधित या जनहित अगर कोई याचिका है इससे संबंधित जो है, लेकिन ये जो कोई स्पष्ट तौर पे कोई दिशा निर्देश जो है इसमें नहीं है। ऐसे ही इसका जब एक्सरसाइज जब किया जाता है तो इसमें काफी आर्बिट्रेरीनेस जो है ये पाया जाता है। ठीक वैसे ही अब जैसे ड्यू प्रोसेस को ये अंडरमाइन जो है ये किया जाता है। जैसे कि ड्यू प्रोसेस को कैसे अंडरमाइन किया गया, तो जैसे हमने बताया कि एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है ना। तो प्रक्रिया अब इसमें है कि लॉ हैज टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। केवल प्रोसीजर आप स्टेब्लिश कर रहे हैं इससे नहीं है। तो अब उस प्रक्रिया को आप क्या किए कि आपने बाईपास करके और स्वतः संज्ञान लिया और आपने जो क्या किया वो एक निर्णायक जो है भूमिका। अब इसमें क्या है कि एब्सेंस ऑफ फॉर्मल पिटीशन, ये तो हमने शुरुआत में ही कहा था, क्योंकि ये सुओ मोटो जो है कॉग्निजेंस ये परिभाषित ही होता है कि एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा बिना किसी फॉर्मल जो है कंप्लेन या लिटिगेशन के ये स्वतः संज्ञान जो लेता है। एक दूसरा पक्ष है कि न्यायालय जब आप देखते हैं तो इसके ऊपर जो है पहले ही से बहुत सारे, मतलब तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो है जो केसेस आपके यहाँ पेंडिंग्स हैं। इसके अलावे और ज्यादा अगर ये कॉग्निजेंस ये ले रहे हैं तो ये जो है, और ठीक वैसे ही अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो लोकतांत्रिक आपकी जो व्यवस्था है इसको जो आप कहीं ना कहीं कमतर करके ये आंक रहे हैं। तो ये जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस है, अब एक बार जो आप इसमें थोड़ा सा और देख लिया जाए कि अब इसको कैसे, तो ये एक न्यायालय को इसलिए यह दिया गया है ये अधिकार कि कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे वो विधायी प्रक्रिया हो, चाहे वो कार्यपालिका की ये आपकी जो है सो प्रक्रिया हो, उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि ये विवेचना, और जुडिशियरी को भी, न्यायालय को भी एक गवर्नेंस, एक संस्था के तौर पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस के तौर पे ये इसको एक स्थापित करने की एक बात हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।